Yes, good morning. So I have explained you already that what or the content which we have covered yesterday, and this chapter entire structure I have explained you. Now today we shall be studying about Niti Aayog, because this topic National Development Council NDC and regarding Planning Commission we had discussed yesterday. So today we shall be studying, and this is one of the most important topic from the point of view of your exams. Niti Aayog, and the full form we can say is National Institution for Transforming India. Okay. So I'll give you some important points. You can write them also. वैसे तो मैं इसका notes दे चुका हूँ आपको. ये इसको सीखा Okay, so first of all we'll start with the meaning of Niti Aayog. In Sanskrit the word Niti means morality, behavior or guidance. कि अगर हम संस्कृत में इस word का meaning, although this is a full form, this is a short form of National Institution for Transforming India, but if you have heard of this word, हिंदी में कई बार हमने देखा है संस्कृत में, we use the word नीति. नीति का बेसिकली हम बोलते हैं ना प्लानिंग. हम गेम खेलते हैं तो बोलते हैं ना हमने नीति बनाई, हिंदी कमेंट्री चलती है. तो बट इन संस्कृत इस नीति का मतलब क्या है? मॉरलिटी किसी इंसान की, बिहेवियर एंड गाइडेंस एक्सेट्रा. इस टाइप की मीनिंग ऑफ संस्कृत में बोलते हैं नीति. बट देयर कैन बी अ सिंगल मार्क क्वेश्चन आल्सो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति. तो यू मस्ट नो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है. बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट मीन पॉलिसी एंड द नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. After independence, a planning commission based on socialist model was formed for the planned development of India. यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1950 में हमारे कंट्री में प्लान्स को बनाने के लिए. ठीक है. बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब कौन सा एरा है ग्लोबलाइजेशन की? अब बात कर रहा था मैं 21st सेंचुरी. आफ्टर इंडिपेंडेंस हम सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे थे जब हम अपनी कंट्रीज के प्लान्स बनाते थे. यूएसएसआर के जो प्लान्स होते थे उससे हम इंस्पायर्ड थे. बट जब 21st सेंचुरी आई तो हम लोग को टाइम के साथ चीजों को चेंज करना पड़ता है. पुरानी चीजों के साथ हम मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, तो हमको चेंजेस लाने पड़े. अब चेंजेस कब लाने पड़े? बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली इन द 21st सेंचुरी इट वाज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट. जो ये प्लानिंग कमीशन थी हमारी इंडिया की, जो हमने एस्टैब्लिश की थी 1950 में फॉर डेवलपमेंट, जो बहुत जरूरी था उस टाइम पे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी और एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, सोशल डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हमने प्लानिंग कमीशन को बनाया था, अभी क्या होती जा रही थी? इनइफेक्टिव होती जा रही थी और इररेलेवेंट होती जा रही थी. किस सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में. जो कौन सा पीरियड था? ग्लोबलाइजेशन का. इट मींस हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था जिसमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का वर्क होता था. तो हमने अपनी इकोनॉमी को लिंक कर दिया था वर्ल्ड से. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म 11th में भी है एलपीजी. क्या क्या होता है निकिता? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एलपीजी? Globalization, privatization, liberalization. This is all related to economy. When we talk about कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी कब? 1991 में. तो उसमें हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया था? ओपन किया था, मतलब लिबरलाइज कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन ला दिया था अपनी कंट्री में. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन यूएसएसआर में होता था प्राइवेटाइजेशन? नहीं होता था ना. तो कैपिटलिस्ट सिस्टम हमने टाइज प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइजेशन अपनी कंट्री को लोगों से जोड़ना. ठीक है. तो इन्फ्लुएंस होता है. तो इसमें हमने पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है चैप्टर ग्लोबलाइजेशन में. तो हम ये ला दिए थे. ठीक है. तो जब ये चीजों के चेंजेस आ रहे थे उसमें जो ये प्लानिंग कमीशन थी ये क्या होती जा रही थी? इनइफेक्टिव होती जा रही थी, इतनी रेलेवेंट नहीं हो पा रही थी. इसलिए चेंजेस लाने की जरूरत थी. तो चेंजेस लाने की जरूरत थी तो हमने किसको लाया? नीति आयोग को लाया 21st सेंचुरी में, क्योंकि चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है. It was becoming ineffective, irrelevant, particularly in terms of coping with the pressing challenges of development. जो भी चैलेंजेस आ रहे थे डेवलपमेंट के लिए उसको ये कोप अप नहीं कर पा रही थी, हैंडल नहीं कर पा रही थी यानी कमीशन, क्योंकि ये यूएसएसआर के सोवियत सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी ये सिस्टम, ये प्लानिंग कमीशन. इसलिए जरूरत पड़ी नीति आयोग की. हेंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15th August 2014 में जो इंडिपेंडेंस में स्पीच देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, रेड फोर्ट पे खड़े होकर देते हैं. उसी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड टॉक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. उन्होंने बातचीत की किसके बारे में? अबाउट द अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन. मतलब 2014 के इंडिपेंडेंस डे में बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि इसको जो प्लानिंग कमीशन को वी आर गोइंग टू अबॉलिश दिस कमीशन, और रीजन दे दिया इनइफेक्टिव और इररिलेवेंट होता जा रहा है. स्पेशली इन 21st सेंचुरी जिस पीरियड में अभी हम चल रहे हैं इसमें ये इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था. जो डेवलपमेंट के एक्टिविटीज को, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा था. तो 2014 में उन्होंने इस टर्म को पहली बार सामने लाया
और अबॉलिश करने की बात करी किसको, प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। बात की अभी, बट नीति आयोग वाज constituted in the place of planning commission on 1st January 2015, but ये established बात करने का नेक्स्ट में कब हुआ, 1st Jan 2001 का, ये डेट याद रखना, दिस इज द डेट। पहली बार जो बात की थी, ठीक है, अबॉलिश करने की 2014 में, उसकी जैसे ही नेक्स्ट ईयर आया 1st जनवरी को 2015 को हमने क्या अबॉलिश कर दिया, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया, और किसको एस्टैब्लिश कर दिया यहाँ पर, नीति आयोग को अबॉलिश करके, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। एंड व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ नीति आयोग, टू सुपरवाइज एंड एडवाइस यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट, ठीक है, प्लानिंग कैसे होनी है या डेवलपमेंट कैसे होना है, किस फील्ड में होना है, तो उसके लिए ये नीति आयोग को बनाया, ठीक है, और इसको अबॉलिश कर दिया। तो पता होना चाहिए अबॉलिश कब किया था, ठीक है, 2015 में अबॉलिश हो गया था और नीति आयोग आ गया था। डेट्स 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द अब इसका देख लेते हैं कंपोजिशन या हेड कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। खुद जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक हो गया, एपेक्स लेवल, मतलब सबसे ऊपर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसको अपॉइंट करता है, वाइस चेयरपर्सन, जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे सेकंड पोस्ट पे आता है वाइस, उसको अपॉइंट करता है हमारा पीएम, ये याद रखना। द फर्स्ट वाइस, अब ये दो नाम भी दिए हुए आपके इसमें पीडीएफ में, तो नेम याद रखना। द फर्स्ट वाइस पर्सन ऑफ नीति आयोग वाज, वाइस कौन सा हो गया, जिसको कौन इलेक्ट कर रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो जो सबसे पहला बना था 2015 के बाद वो हुआ था अरविंद पनगाड़िया। अरविंद लिख लो, आ सकता है मार्क में, पनगाड़िया, PANAGARIYA, ठीक है, तो आ सकता है वो था फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि आपको चेयरपर्सन तो पता ही है, चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर होगा, बट प्राइम मिनिस्टर ने जिसको अपॉइंट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनका नाम था अरविंद पनगाड़िया, ठीक है। डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट, अब करंट आ गया, अगर करंट अभी बोलेंगे तो नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो उसका नाम क्या लिखोगे आप, डॉक्टर राजीव कुमार is the current VC of नीति आयोग। So he is the current VC of नीति आयोग। ये करंट है और ये फर्स्ट होते हैं, तो हमेशा ऐसा ही पूछा जाता है, पहला कौन था या करंट कौन सा है। ओके, रिटन टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एक इंपॉर्टेंट है थिंक टैंक, सोचने के लिए, एक बोलते हैं थिंक टैंक। अगर मैं बोलूंगा आपको लगा थिंक टैंक कौन सी सबसे इंटेलेक्चुअल है जो हटके सोचता है, तो नीति आयोग एक टाइप का ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्लान्स बनाता था, सोचता था, उसके अंदर नॉलेज बहुत था। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट फील्ड से होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे अपने फील्ड्स के, इसीलिए इसको क्या बोला गया, थिंक टैंक, सोचना, थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है। By adopting a bottom-up approach, the Niti Aayog acts in the spirit of cooperative federalism, as it ensures equal participation of all states in the country. Planning Commission top-down approach. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसकी अप्रोच कैसी है, बॉटम-अप अप्रोच। मतलब जो ये नीति आयोग है, इसमें पहले कंसीडर किया जाता है स्टेट्स की जो रिकमेंडेशंस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, सारी स्टेट्स जो भी है नीति आयोग में मिलती हैं, वो डिस्कस करती हैं, फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ऊपर लेकर के जाया जाता है। जब प्लान्स बनते हैं तो उनको कंसीडर किया जाता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी नीड्स हैं। तो अगर हम नीति आयोग का देखेंगे तो इसकी जो अप्रोच बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। मतलब नीचे से पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, प्लान बनता है। पर जो हमारी पहले प्लानिंग कमीशन थी उसकी अप्रोच कैसी थी, टॉप से डाउन। उसको सबसे इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लगता है उसी को नीचे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो इनमें डिफरेंस आएगा, तो नीति आयोग की अप्रोच कैसी थी, डाउन टू अप, और जो हमारा प्लानिंग कमीशन था इसी वजह से चेंज किया, उसकी अप्रोच कैसी थी, अप से डाउन। जो ऊपर के लोगों ने डिसाइड कर लिया उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता था और किसी को कंसीडर नहीं किया जाता था। बट
नीति आयोग में नीचे के लोगों के कंसिडरेशन को देखा जाता था, देन इंप्लीमेंटेशन किए जाते थे। तो इनकी अप्रोच में डिफरेंस है। ओके, अब है कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। इट विल बी सेम जैसा हमारा था। चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, बता चुका हूं। वाइस चेयरपर्सन होगा, जिसको नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है नॉमिनेटेड। एक ही थर्ड लेवल पे आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको कौन नॉमिनेट करता है? उसको भी पीएम नॉमिनेट करता है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, आपको तो इजी होगा। फर्स्ट लेवल का हमारा कौन हो गया? चेयरपर्सन। इसमें कौन होता है हमारा? पीएम। फिर हमारा दूसरा है वाइस चेयरपर्सन, वीसी। इसको भी कौन नॉमिनेट करता है? बाय पीएम। ठीक है। फिर होता है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही इज ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये तीन तो एक हायर लेवल होगा, ये तीन। इसके बाद देखते हैं इसके जो नीति आयोग के इसके और मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लेना, इसके आगे से इस साइड से। एक मेंबर्स होते हैं हमारे फुल टाइम मेंबर्स। जो हमेशा इसके पार्ट रहते हैं, फुल टाइम मेंबर्स। ओके, सेकेंड है हमारे पार्ट टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स। अब पार्ट टाइम मेंबर्स में कौन कौन आ रहा है? मैक्सिमम 2 फ्रॉम रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन। ये पार्ट टाइम में बस 2 ही आते हैं, यानी कि भीड़ भर रही है। 2 मेंबर्स होंगे बस, 2 मेंबर्स होंगे बस। और वो भी कहां से होंगे? रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन। रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन मतलब नहीं तो आपने जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, इकोनॉमी से भी हो सकता है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई लिटरेचर से भी हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स से हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स से भी हो सकता है। तो जो 2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे उसकी रिक्वायरमेंट की तो 2 ही होंगे, किसी भी रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से होंगे वो। एक और थर्ड होगा हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये कैटेगरीज है। फिर उसके अंदर कितने मेंबर आ रहे हैं? फुल टाइम मेंबर्स में दिया नहीं है जाके कितने मेंबर्स होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स में देयर विल बी 2 मेंबर्स। और जब हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो एक्स ये होंगे मैक्सिमम 4 फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री। कितने मैक्सिमम? 4 फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्रीज। जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें से 4 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा नीति आयोग में। और उनको बोलेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। वो एक्स होंगे, पहले के रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 कैटेगरी हो गई। अब है काउंसिल्स। फिर होता है काउंसिल्स। अब काउंसिल्स में देखिए कौन कौन है। गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें आती है गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल तो आ रहा है आपको गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके अंदर 2 होते हैं, गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक रीजनल काउंसिल्स। एक और आ जाएगा इसके अंदर रीजनल काउंसिल्स। मतलब किनको इंक्लूड किया जाता है इसमें? रीजनल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट में भी प्लस स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है एज अ काउंसिल, एज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग। तभी इसकी अप्रोच कौन सी बोली है मैंने? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि इसमें स्टेट्स की काउंसिल्स को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, रीजनल काउंसिल्स और लोकल लेवल की काउंसिल्स को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, तो ये होगा ये काउंसिल के अंदर है दोनों, 1 और 2। लास्ट आता है इसमें स्पेशल इनवाइट्स। इसके आगे बना लेना, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक, यहां पे आएगा, क्या आएगा वहां पे? स्पेशल
इनवाइट्स। अब इसके अंदर क्या आता है, नॉमिनेटेड बाय पीएम, इसके आगे लिख देना नॉमिनेटेड बाय पीएम। इसमें एग्जैक्ट मेंबर्स मेंशन नहीं किए कितने होते हैं, बट वो इनवाइटीज होते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट दे आर नॉमिनेटेड बाय पीएम। इट मींस व्हेन अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, सो यू विल राइट composition of Niti Aayog, then you will make arrows like this: chairperson, prime minister at the top level, then vice chairperson nominated by PM, chief executive officer again nominated by PM, then you will make a chart like this. full time members होते हैं, part time members होते हैं, part time members are there are maximum 2 from relevant institutions, then there are ex officio members, ex जो थे पहले, maximum 4 from union ministries, एंड देन काउंसिल्स की बात करेंगे तो देयर विल बी 2 टाइप ऑफ काउंसिल्स: गवर्निंग काउंसिल स्टेट लेवल पे एंड रीजनल काउंसिल्स, रीजन एक लोकल लेवल पे, एंड कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं व्हिच आर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो ऑल दिस विल कंसीडर एंड कंक्लूड द नीति आयोग। ओके, okay, so how Niti Aayog is different from planning commission? तो planning commission के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया था, again you can read about, you can also google it अगर बुक में आपको कंटेंट ना मिले, because it is important. So सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है इसमें, you will make a chart like that, you write here Niti Aayog, then here I will planning commission, okay, so you will make a chart like this. Here you will write the categories, किस कैटेगरी के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, on the basis of planning, first है planning। तो प्लानिंग का क्या है, नीति आयोग की प्लानिंग कैसी है, बॉटम टू, कैसी प्लानिंग है, बॉटम अप अप्रोच बोलेंगे, बॉटम अप अप्रोच। और उनकी कैसी है, इसकी कैसी थी, प्लानिंग कमीशन की अप्रोच कैसी थी, टॉप डाउन अप्रोच। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग के बेसिस पे हमने ये कैटेगरीज है, ठीक है, ये कैटेगरीज है, प्लानिंग के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड विल सी फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर के बीच में इसे देखेंगे तो नीति आयोग क्या है, एडवाइजरी, एडवाइजरी किसका एडवाइजरी है, पावर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री, एडवाइजरी होता है, एडवाइस करता है किसको, सेंट्रल को, और अबाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और ये होता है इंजॉय फाइनेंशियल पावर्स, और इस पे डायरेक्ट enjoy financial powers, ये डेट एंजॉय करता था फाइनेंशियल पावर्स, और ये बस एज एडवाइजर काम करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, यूनियन गवर्नमेंट की। एज वी सेड इट इज लाइक अ थिंक टैंक, तो ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, अगर हम यूनियन मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको एडवाइजरी की तरह काम करता है। तो उससे पहले ये सारी पावर्स एंजॉय करता था कौन, प्लानिंग कमीशन एंजॉयड फाइनेंशियल पावर्स अपने अकॉर्डिंग करता था। थर्ड, तो ये दो कैटेगरीज हो गई। थर्ड है हमारा स्टेट्स रोल, more significance role, more significance role, part of governing council, part of governing council,
ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इसका स्टेट लेवल पे भी और गवर्निंग काउंसिल। उसका क्या लिमिटेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, लिमिटेड टू नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। टाइप ऑफ प्लान, फोर्थ कैटेगरी में हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइप ऑफ प्लान, टाइप ऑफ प्लान। चौथा मोर क्वालिटेटिव, इसका जो होता है these are the differences, इनको आप और एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने लेवल पे। Inner services powers, so write down these differences, written कुछ है? So on the basis of these categories, you can show the differentiation in the exam. You learn नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग। अगर इन दोनों की प्लानिंग में डिफरेंस देखा जाए, ये होता है बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते थे, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते थे। आई एक्सप्लेन यू दैट। देन अगर इनकी फाइनेंशियल पावर देखी जाए तो इट एक्टेड एज अ एडवाइजरी, ये एडवाइस देता था किसको? टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब जो नीति आयोग वो कर रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट द प्लानिंग कमीशन, इट एक्टेड एंड एंजॉयड ऑल द फाइनेंशियल पावर्स, उसके हाथ में थी सारी पावर्स। ठीक है, तो बेटर क्या होगा? मोनोपोली की तरह अगर एक को पावर दे देंगे तो अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाता है। अगर उसके पास पता है कि देयर विल बी अ चेक एंड बैलेंस, मेरे ऊपर भी लोग हैं, एडवाइस के साथ हमें डिसीजन लेना है, मोनोपोली नहीं चलेगी तो ज्यादा बेटर डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको एज एडवाइजरी रखा गया नीति आयोग को। स्टेट का रोल देखा जाए, जो एक स्टेट है उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, उसका नीति आयोग में क्या रोल होगा? मोर सिग्निफिकेंस रोल। स्टेट्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी क्योंकि कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है? बॉटम अप अप्रोच। इनका जो कंसिडरेशन है उसको भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसको कंसीडर किया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है डिफरेंट स्टेट्स की, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन अलग है। इंडिया का अगर आप मैप देखोगे, हमारा हिल्स भी है, कोस्टल एरियाज भी है, प्लेट्यूज भी है, तो हर टाइप के स्टेट्स है, तो ज्योग्राफिकल एरिया से अकॉर्डिंग प्लान्स में देखना पड़ेगा, इनकी बातें भी सुननी पड़ेगी। तो स्टेट्स को और ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल है यहाँ पर। पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, उसके पार्ट बना रखा है किसको? सारे स्टेट्स को, उनके चीफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, इसमें क्या था? स्टेट्स का जो रोल था बहुत कम था, और जो स्टेट्स थे वो डायरेक्टली प्लानिंग कमीशन के पार्ट नहीं थे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जब पढ़ा था हमने, स्टेट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कंसीडर किया जाता था, बस किसको कंसीडर किया जाता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन में क्या था? प्लानिंग कमीशन मैंने बताया एक स्टूडेंट की तरह था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या था? एक टीचर की तरह था। वो बताता था कि जो एडवाइस तुम दे रहे हो, जो प्लान बना रहे हो, वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट्स को रोल जहाँ प्लानिंग कमीशन में मिलना चाहिए था, उनको कहाँ मिलता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और उसको भी ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था। ठीक है, लास्ट है टाइप ऑफ प्लान। अगर इनका टाइप देखें तो जो नीति आयोग है फॉलो ज्यादा फोकस करता है कि हमारा प्लान हो कैसा हो? क्वालिटेटिव हो, कुछ क्वालिटी हो। जबकि जो प्लानिंग कमीशन जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हिच वाज वर्किंग इन आवर इंस्टीट्यूशन या इन आवर कंट्री, इट फोकस ऑन क्वांटिटेटिव प्लान। ये गलत नहीं था जो इसकी पॉलिसीज थी, बिकॉज दिस वाज मस्ट एंड अर्जेंट जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट जो हम नीति आयोग की बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी, इस टाइम पे दीस थिंग्स बिकेम इनइफेक्टिव। इसको चेंज करके इस चीज को लाया गया 21st सेंचुरी में, जो एरा था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम पे अपने कंट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रोथ के लिए, इक्वालिटी के लिए वी हैड टू ऑप्ट दिस नीति आयोग व्हिच वाज फंक्शनिंग इन दिस पैटर्न। So this will be the question that how नीति आयोग is different from planning commission. You will get complete 4 marks और 5 marks इसका भी आएगा, you will get full marks for that. Okay. इसके बाद अगर बहुत शॉर्ट में लिख दिया, if you have time you can also explain something if you want extra, if you have time. तभी एग्जाम में when you writing the answers
leave 2 or 3 lines after that answer कि बाद में when you are revising कुछ याद आता है you can add some points. ठीक है, जब you write answers in the exam, leave 2 or 3 lines, then start the next question. Okay, so done this.